हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025, जी हाँ, झारखंड बोर्ड के क्लास 10 का हिंदी का जो आपकी परीक्षा होने वाले उसके लिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम जितने भी प्रश्न करवाएंगे बच्चों, जी हाँ, सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। सारे के सारे प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और यहाँ पे आप लोगों को हम टोटल 8 प्रश्न को करवाने वाले हैं। ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में आ रहा है, तो प्रबल संभावना है कि यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे। और इसमें 8 सवाल के साथ ही साथ आप लोग को और भी एक्स्ट्रा सवाल को बताने वाले हैं जो आपके प्रबल संभावना है, जी हां, आपके एग्जाम के लिए प्रबल संभावना है कि यहां से सवाल आप लोगों का बाहर नहीं जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को सबसे पहले एक एक करके बढ़िया तरीके से समझते हैं, है ना। देखिए, हिंदी में आप लोग जितने भी प्रश्न बताएंगे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग एग्जाम में आसानी से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, है ना। इसलिए क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा समझने का पर जोर देना है आपको। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल को देखते हैं। क्या दिया गया है कि शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए आपके 2009, है ना, झारखंड बोर्ड के जैक बोर्ड का एग्जाम 2009, 2011, 12, 14, 15, है ना, ये देखिए लगातार आया हुआ है। उसके बाद 18 और फिर 24 में आया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आपके 25 में भी आने का। तो चलिए इसका हम लोग आंसर करते हैं कि शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर है, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। देखिए जो शहनाई होता है, ठीक है, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। डुमरांव जो है एक जगह का नाम है बच्चों, जो बिहार का है। तो आखिर डुमरांव को क्यों, जैसे शहनाई का बात आता है तो लोग डुमरांव को याद करते हैं। डुमरांव को क्यों याद करते हैं, आखिर क्यों फेमस है डुमरांव शहनाई के क्षेत्र में। तो देखिए इसमें आप लोग उत्तर लिखेंगे फर्स्ट नंबर में कि डुमरांव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है ना। डुमरांव जो है विश्व प्रसिद्ध, जी हाँ, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खान है, ठीक है, जो संगीत के पूरे गुण है, उनका जो है जन्मभूमि वहीं पे हुआ था, डुमरांव में, जो बिहार में है। और ये पूरे प्रसिद्ध है शहनाई वादक के क्षेत्र में, है ना। और ये बिस्मिल्लाह खां के जन्मभूमि है डुमरांव, इसीलिए इसको याद किया जाता है। दूसरा लिखेंगे कि शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है ना। शहनाई बजाने में जो रीड का प्रयोग होता है उसमें उसका जो पाया जाता है वो सोन नदी के किनारे पाया जाता है। यह रीड नरकट के एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। अगला है, इस समय डुमरांव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजता है। इस समय अगर अभी के समय देखें तो डुमरांव के कारण ही, जी हाँ, डुमरांव के कारण ही, ये बिस्मिल्लाह खां के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजता है। ठीक है, तो ये उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पे कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। ठीक है, खेती बाड़ी से जुड़े जो गृहस्थ बाल गोविंद भगत थे, है ना, वो अपने किस चरित्र से, किस कैरेक्टर से वो साधु कहलाता। तो देखिए ये भी सवाल आपके 2009 में, 12 में, 13 में, 16 में, है ना, 12, 13 देखिए लगातार पूछा, फिर 16 में, फिर 24 में पूछा गया। ठीक है, तो प्रबल संभावना है कि आपके 25 में पूछ सकता है ना। तो देखिए इसमें जो उत्तर है इसका कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, जी हाँ, वो तो गृहस्थ थे। वे साधु थे पर वैसे साधु नहीं जैसा सामान्यतः माना जाता है ना। बाल गोविंद भगत जो है अपनी निम्नांकित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ थे, वो साधु थे, लेकिन वैसे साधु नहीं जैसे सामान्यतः हम लोग बोलते हैं, है ना। और बाल गोविंद भगत के निम्नलिखित चारित्रिक विशेषता के कारण उसे साधु बोला जाता था। कौन कौन से वो गुण थे जिनके कारण वो साधु उनको कहा जाता था। तो वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, है ना। का नंबर कि जो बाल गोविंद भगत थे वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार करते थे, है ना। खरा व्यवहार का मतलब कि जो बोले वो कर दिए, है ना, वो खरा व्यवहार करते थे सबके साथ, है ना। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और वो खरा व्यवहार करते, जैसा के साथ तैसा, है ना। वे स्पष्टवादी थे, किसी से खामाखाह झगड़ा मोल नहीं लेते थे, है ना। वो स्पष्टवादी थे, स्पष्ट विचार के थे, वो किसी से भी झगड़ा मोल वगैरह नहीं लेते थे। तीसरा है कि वे दूसरे की चीज, किसी चीज या स्थान को अपने व्यवहार में नहीं लाते थे।
वे जो थे दूसरों की चीज को, है ना, जो दूसरे का चीज हो उसको अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। जो अपना है वो अपना है। वे अपने खेत में उत्पन्न वस्तु को कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। वहां से प्रसाद के स्वरूप जो मिलता उसे घर लाकर अपनी गुजारा चलाते थे। तो जो बाल गोविंद भगत थे ना, वो अपने खेत में जो भी उत्पन्न वस्तु होता था, जो भी फसल होता था, उसको पहले कबीर पंथी में ले जाते, पहले भगवान पास ले जाते थे। उसके बाद वहां से जो प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसे घर ला करके अपना गुजारा बसेरा चलाते थे। ठीक है, इसी कारण, यही सब चरित्र के कारण उसे साधु बोला जाता था। क्लियर है? ठीक है, तो ये इसका भी आप लोग उत्तर याद कर लेंगे। और याद क्या, आप लोग को हम इस तरीके से समझा दे रहे हैं कि आप लोग ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस एक एक बार पढ़ना है ना, एक एक बार पढ़ना है पॉइंट को, और पॉइंट वाइज अगर आप आंसर को लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स दिया जाता है। क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि कॉपी एकदम साफ साफ है और पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, और आप लोग का फुल मार्क्स दे दिया जाता है। और एक कहानी के जैसा अगर आप लिख देते हो तो बस एक एवरेज मार्क्स, अगर मान लो 5 मार्क्स का है तो आप लोग का 2 या 3 मार्क्स में दे करके छोड़ देगा। लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो और सही सही तरीके से लिखते हो तो आपको 4 नंबर, 4.5 नंबर, कभी कभी फुल मार्क्स, है ना, इस तरीके से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा नंबर सवाल पे क्या है कि कविता में फसल जाने के लिए किन किन, है ना, उपजाने के लिए, फसल उपजाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है ना। तो फसल उपजाने के लिए कविता में जो फसल चैप्टर है ना, ये जो फसल चैप्टर है नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है ना, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, है ना। तो ये फसल जो चैप्टर है उसमें, उस कविता में जो है कि फसल को उपजाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। तो फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व है मिट्टी, सूरज की धूप और हवा, है ना। कौन कौन सी बात कही गई है? मिट्टी जरूरत है भाई, सूरज की किरणें और हवा की जरूरत है। ठीक है, तो ये बातें कही गई है कवि सवाल पर। मैं इस तरीके से सारा सवाल को मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे से कर पाओ। अगला सवाल है आपका कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, लिखिए, है ना। तो लेखिका जो मन्नू भंडारी थे, ठीक है, तो मन्नू भंडारी थी, उसके व्यक्तित्व पर, उसके कैरेक्टर पर, पर्सनालिटी पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, है ना। देखिए, ये भी सवाल आपके 2022 में पूछा गया है और आपके मॉडल पेपर 2022 में था, 13 में पूछा गया था। तो चलिए, ये भी सवाल देखिए बहुत बार आता है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। किसका किसका पड़ा? तो सबसे पहला पिताजी का प्रभाव पड़ा, और दूसरा जो है शीला अग्रवाल, है ना, जो उसकी हिंदी प्रध्यापिका थी, है ना, उसकी प्रध्यापिका थी जो शीला अग्रवाल, उसका प्रभाव पड़ा था। तो पिताजी का प्रभाव क्या पड़ा था मन्नू भंडारी पर? तो लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा, है ना। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उनके जो पिता है उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की। जी हाँ, हीनता की भावना पैदा की। उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। तो ये पिताजी का प्रभाव पड़ा, है ना, कि शक्की बन गई, हीनता का भावना भी पैदा हो गया, लेकिन साथ ही साथ वो उनके पिताजी जो है समाज और देश के प्रति जागरूक भी बनाए, है ना। तो ये प्रभाव पड़ा। शीला अग्रवाल का, जो मन्नू भंडारी का जो है, शीला अग्रवाल पर का क्या प्रभाव पड़ा, ये देखिए। लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्रध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान था। लेखिका जो मन्नू भंडारी का जो क्रियाशील करने में, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी बनाने में हिंदी प्रध्यापिका जो थी शीला अग्रवाल, उनका योगदान रहा। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिया, है ना। पिता उसे 4 दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जन जीवन में खुलकर विद्रोह सिखा दिया। तो ये सारे प्रभाव पड़े थे किन पर? मन्नू भंडारी पर। किनका प्रभाव पड़ा था? तो बोलेंगे पिताजी का प्रभाव और शीला अग्रवाल का। तो इसी तरीके से आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर लिख देना कि 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, पिताजी का प्रभाव और शीला अग्रवाल प्रभाव। पिताजी का प्रभाव लिख करके और उसके बाद आप 3-4 लाइन लिख देंगे। शीला अग्रवाल का प्रभाव लिख करके 3-4 लाइन लिख देंगे। तो इस तरीके से जब लिखोगे ना तो फिर कौन काटेगा, है ना, कौन काटेगा आपके नंबर? आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। क्या है अगला सवाल कि परशुराम ने क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, है ना। तो देखिए, ये भी सवाल 2014-24 में पूछा गया है।
तो ये क्या है कि परशुराम के क्रोध। और मेरे बच्चे आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को इसके बाद आप लोग को और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को दिखाने वाले इसी वीडियो में, है ना, कि मैंने और भी कौन कौन से क्वेश्चन करवाए हैं जो कि एक बार नहीं 10-10 बार पूछा गया सवाल है। जी हाँ, अगर हम देखें तो हर साल पूछा गया। अगर 2011 से शुरू हुआ तो 2011, 12, 13, 14, 15, मतलब कि 10-10 बार, 8-8 बार, 9-9 बार आया सवाल को। वैसे सवाल को हम आप लोगों को इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। पहले हम लोग सारे सवाल को कर लेते हैं, उसके बाद हम सारे सवाल को बता देंगे, और वो सारे सवाल को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके लिए भी मैं वीडियो बना दिया हूं, है ना, उसको भी आप लोग लिंक दे देंगे। क्या है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। तो परशुराम जब क्रोध किए थे, परशुराम का जब धनुष टूट गया था तो वो काफी क्रोधित हो गए थे। तो लक्ष्मण जो है उस धनुष को टूट जाने पर अपना जो है तर्क दिए। उन्होंने कहा कि श्री राम ने हम आपका धनुष को नहीं तोड़ा, उसने तो सिर्फ हाथ लगाया था, ठीक है, बस ऐसा ही टूट गया। तो देखिए क्या क्या तर्क था। परशुराम ने क्रोध करने पर लक्ष्मण के निम्नलिखित तर्क दिए। कौन कौन से, देखिए, बचपन में हमने कितने ही धनुष तोड़े परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। इस विशेष धनुष पर आपकी क्या ममता है ना। उन्होंने कहा, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि बचपन में हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े थे परंतु उस टाइम आप तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इस विशेष धनुष में क्या है, इसमें आपकी ममता, है ना। नंबर और क्या बोले कि हमारी नजर में तो सब धनुष एक समान होते हैं, फिर भी इस धनुष पर इतना हल्ला क्यों। हमारे नजर में तो सब धनुष एक समान होते हैं, अगर टूट ही गया भाई तो क्या हुआ, है ना। उनका लक्ष्मण का कहना था कि टूट ही गया तो क्या हुआ, है ना, सारे धनुष तो एक समान होते हैं, ये जो धनुष है क्या इसमें विशेष है, क्या ममता है इसमें, है ना। उसके बाद देखिए कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था, इस पुराना धनुष से हमें तोड़ने में क्या मिलना था। उसके बाद देखिए क्या लिखा कि राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था, या तो अपने आप टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। वो लक्ष्मण जो थे राम को बचाना चाह रहे थे, ठीक है, परशुराम से। परशुराम काफी क्रोधित हो गए थे कि इतना मजबूत धनुष कौन कैसे तोड़ सकता है, जबकि राम ने सिर्फ छुआ ही था और टूट गया, है ना। तो इसी को बचाने के लिए लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है ना, कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, इनमें से क्या विशेष धनुष है भाई कि आप ममता इसमें दिखाए जा रहे हो, है ना। देखिए आप लोगों को हम अपने तरीके से हम प्रश्न को बता रहे हैं। आप लोग अगर देखेंगे ना तो कविता आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, कविता का जो प्रश्न होता है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन हम आप लोग को इतने अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं ताकि आप लोग कोई भी सवाल अगर आ जाए तो आप उसे छोड़ना मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है कि गोपियां के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार जो है राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ ना देकर नीति का साथ दे, है ना, बुराइयों को साथ ना देकर के अच्छाइयों का साथ दे, वही एक राजा का एक धर्म होता है ना। गोपियां के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो प्रजा का रक्षा करना चाहिए, है ना, और तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है ना। और एक अच्छा राजा वही कहलाता है जो अनीति को साथ ना देकर नीति का साथ दे, है ना, बुराइयों को साथ ना देकर के अच्छाइयों का साथ दे। तो ये था आप लोग का। अब देखिए एक लास्ट सवाल बच गया, और लास्ट सवाल ये क्या दिया गया है, ये देखिए लास्ट सवाल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग को हम और भी क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, है ना। मैंने कौन से क्वेश्चन करे, चूंकि आप लोग का हम स्टार्टिंग कितना से किए थे, 14 नंबर सवाल से किए और 21 नंबर पे खत्म किए कि नहीं किए, बोले बिल्कुल सर। तो 14 से पहले और भी सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो सारे सवाल को आप लोग को देखना पड़ेगा, है ना। तो दिखाते हैं आप लोग को। सबसे पहले सवाल को हम लोग कर लेते हैं। क्या दिया गया है कि गोपियों ने अपने, है ना, वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उसके वाक चातुर्य की क्या विशेषताएं हैं। बोले सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, चलो क्वेश्चन समझाते हैं। गोपियां ने अपने वाक चातुर्य का मतलब होता है मीठे आवाज में बात बनाने की कला। जी हाँ, किसी को भी आकर्षित कर लेना। वाक चातुर्य का मतलब कि बात बनाने की जो एक कला हो, है ना। तो गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, मतलब हरा दिया। उनके वाक चातुर्य की क्या विशेषता थी, उनके जो बोलने की जो कला थी उसका क्या फीचर था कि यहां तक कि उद्धव उतने बड़े ज्ञानी थे, उनको भी हरा दिया गया। तो गोपियां में क्या ये वाक चातुर्य है। तो देखिए गोपियां वाक चातुर्य है
है ना, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती है। वो बात बनाने की कला उसमें इतने अच्छा है कि वो किसी को भी पछाड़ देती है, किसी को भी हरा देती है। यहां तक कि ज्ञानी उद्धव भी उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं, है ना। वह यहां तक कि जो ज्ञानी उद्धव जो है वो भी उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम जो का सच्चा ज्वार था, है ना। कारण यही था कि गोपियों के हृदय में, गोपियों के दिल में जो था कृष्ण का प्रेम काफी ज्यादा था, है ना। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद करा देते थे। उद्धव क्यों गए थे? उद्धव जो है गोपियों के पास गए थे योग का संदेश देने, ज्ञान का संदेश देने, है ना। लेकिन गोपियां जब बोलना शुरू की ना तो उद्धव का बोलती बंद हो गया, है ना। सच्चे प्रेम में इतने शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है ना। तो यही चीज आप लोग का क्या है, गोपियां ने अपने वाक चातुर्य से, अपने बात बोलने की कला से, बात बोलने की कला से उद्धव को इस तरीके से परास्त कर दिया, मतलब हरा दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब यहां से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको लिखने का एक तरीका समझ में आ जाएगा, कहां से स्टार्ट करना है, कहां खत्म करना है ना। वैसे मैंने इतने अच्छे समझा दिया कि अपने शब्दों में आप इसका लिख सकते हैं। अब मैंने बोला था कि इसके पहले जो 14 नंबर के पहले जो और कौन कौन से प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे देख सकते हैं मैंने ये सारे प्रश्न मैंने वैसे भी करवा दिया है ना। ये मैंने करवा दिया। देखिए क्या था आपका पहला नंबर कि सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे, ये भी सवाल को मैंने कराया। 23 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 11 में पूछा गया। ये देखिए कितना बार पूछा गया कि काशी में हो रहे परिवर्तन में बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे, है ना। तो ये देखिए 23 में, 19 में, 15 में, 11 में, 13 में, 9 में पूछा गया, है ना। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान का क्या अंतर है, ये भी मैंने करा दिया। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके साहगी किस प्रकार संभालते हैं, ये भी मैंने सवाल करवा दिया। ठीक है, बोले सर ये सारे सवाल कहाँ मिलेंगे, तो मैंने इसका वीडियो पहले बना चुका हूं, है ना। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे आप लोग को वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसमें क्लिक करेंगे तो आपको सारा का सारा वहाँ पे मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट, जी हाँ, यहाँ इस कॉर्नर में आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो हिंदी का जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया सारा का सारा वीडियो वहाँ पे आप लोग का अवेलेबल हो जाएगा। देखिए ये सारे प्रश्न, माता का आंचल पाठ में आए प्रसंगों को उल्लेख करे और दिल छू गए, ये चीज है। उसके बाद देखिए गंगटोक का मेहनत कश का बादशाह क्यों शहर क्यों कहा गया है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया, ये भी मैंने सवाल करवा दिया है। आगे देखिए क्या है, लेखक को नवाब साहब को किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने में तनिक भी उत्सुक नहीं है, ये भी सवाल करवा दिए हम। लेखिका कि अपने पिता की वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखे, ये भी मैंने करा दिया। देखिए वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, बिल्कुल पागल है। पान वाले की टिप्पणी, इसको प्रतिक्रिया में लिखना है। श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि श्री कृष्ण के प्रति अन्याय प्रेम की गोपियां ने किस प्रकार अभिव्यक्ति किया है ना। अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्राकृतिक किस व्यापकता का वर्णन निम्न किन रूपों में किया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इतने सवाल करवा दिया और मैं आगे का सवाल जो है आज करवा दिया 14 नंबर से। ठीक है, तो सारों का सारा सवाल जितना भी मैंने सवाल करवाया आप लोग सवाल को आप लोग जरूर कर लेंगे पिछले वीडियो को देख करके, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो आपको और भी सब्जेक्टिव सवाल देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी की पूरी तैयारी करें तो यहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। चलिए फिर आप लोगों से हम मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे फोड़ने वाले हैं इस बार, जी हाँ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फोड़ने वाले हैं, सभी को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट कर देंगे। फिर आप लोगों से मिलते हैं। और हाँ 7 बजे आप लोग का लाइव क्लासेस चलता है, आप लोग ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा 7 बजे शाम में। थैंक यू सो मच।